बुलेट्स में लिखिए, उसमें आप फ्लो चार्ट्स यूज़ करिए, मैप्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए और स्कीमेटिक्स यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता कि आप पॉइंट में लिखते हो या पैराग्राफ में लिखते हो। जितने भी मेंस के क्वेश्चंस होते हैं आइदर इन पेपर 1 कुछ स्टैटिक पोर्शन को छोड़ के, दैट आर मोस्टली दे हैव करंट अफेयर रिलेवेंस। विज्ञान आता बहुत से लोगों को है, लेकिन समझा कितने उस चीज को सामने वाले को पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एकदम लेमैन जिसको साइंस नहीं आती उसको विज्ञान पढ़ाना है, असली हर्डल तब शुरू होगा। मैं उसको डिफरेंट पैराडाइम से सोच रही थी कि सोशली क्या हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, एथिकल पर्सपेक्टिव में या आईआर के पर्सपेक्टिव में, जस्ट टू गेट इन पॉइंट्स। नमस्कार, मैं शिवानी आप सभी का जोश टॉक के इस इंटरैक्टिव सेशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, यूपीएससी परीक्षा में सफलता और आपकी की गई मेहनत का कोई भी कंपल्सरी रिलेशन नहीं होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर थोड़ी सी कम मेहनत की है तो सिलेक्शन नहीं होगा। और इस सिलेक्शन में सिर्फ मेहनत ही नहीं, और भी कई फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। उनमें से एक है आंसर राइटिंग। तो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आंसर राइटिंग के बारे में चर्चा करने के लिए, और हमने एक गेस्ट पैनल को इनवाइट किया है, जिसमें मैं सबसे पहले गोविंद दास जी को बुलाना चाहती हूँ, जो कि प्लूटस आईएएस के सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं और कई सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर प्रेम, जिन्होंने इस साल यूपीएससी सीएससी में 130th रैंक प्राप्त की है। हमारे पैनल में है नेक्स्ट नेहा वर्मा मैम, जो सिर्फ 22 इयर्स की हैं और उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी सीएससी में 1002nd रैंक प्राप्त की है। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने गेस्ट पैनल का स्वागत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार और आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा टॉपिक है आंसर राइटिंग का। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके सर, अब आप ये लोग आपसे एक एक करके क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको आंसर करना है, ठीक है? हेलो, फर्स्ट ऑफ कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मैम, मेरा नाम शुभम है, मैं मिर्ज़ापुर से रहने वाला हूँ। मैं अभी फ़िलहाल मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा हूँ। मैं पिछले एमपी पीसीएस 2021 और यूपी पीसीएस 2022 प्री क्वालिफाई हूँ। कुछ रीज़न की वजह से, बेसिक रीज़न जो थे उसकी वजह से मैं मेंस में पिछड़ा हूँ। इस बार भी मैं यूपीएससी प्री दिया हूँ और पूरी चांस है मैं यूपीएससी मेंस लिख रहा हूँ। तो जो बेसिक रीज़न में वो गलतियाँ थी वही क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल आप सभी लोग से है कि जो मेंस आंसर राइटिंग में जो बेसिक चीज़ें होती है वो होती है क्वेश्चंस को कितनी सटीक तरीके से आप समझते हैं। और फर्स्ट की क्वेश्चन के अंदर ही सब क्वेश्चंस होते हैं और उसमें जो इंटरनेशनल से तथ्यात्मक वो होते हैं, तो उन चीज़ों को हम कितने सटीक तरीके से समझ पाएँ और क्वेश्चन को सही वे में कैसे लिखें। आज के समय में 80% स्टूडेंट एस्पिरेंट जो हैं यही बेसिक चीज़ों में गलती कर देते हैं। तो ऐसा क्या करें मैम कि जो आगे चल के इसको एक्चुअली जो क्वेश्चन आपने पूछा उसके अकॉर्डिंग मैं एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक कॉन्टिन्यूम अप्रोच को रख पाना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी को लेके, संघ लोक सेवा आयोग को लेके। वो बहुत ज़्यादा प्रीजुडिश लोगों को सेवा में नहीं चाहते। वास्तविकता ये है। प्रीजुडिश क्या होता है? जब हमारी परवरिश होती है, सामान्यतः इस परीक्षा में आपने देखा होगा मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोग मेहनत करके ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि कुछ पूर्वाग्रह, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आया है और उसको लेकर आपके विचार पूछे गए और आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो बचपन से आप कुछ चीज़ें देखते आते हैं, तो वो प्रिजुडिश होता है। फिर आपको एकदम से आंसर लिखना है, तो वी मस्ट फोकस ऑन द ग्रे अप्रोच। अब ग्रे क्या होता है? बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी नहीं, थोड़ा सा मिड में रहे, 50-50% करके आंसर को लिखा जाए, वह ज़्यादा बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाते हुए कहता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको विषय को इन डेप्थ समझने में मदद करती है। सपोज करते हैं, पिछले साल का एक क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया था पर्सनली, कि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में विवाह व्यवस्था को लेकर क्या बदलाव है, यानी ये कैसे चेंज हो गए। ये इसका उत्तर मेरे विचार से तो किसी पुस्तक में मिलेगा नहीं। पहली चीज, ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन का प्रश्न है। तो अब इसका उत्तर लिखते हुए आपको ध्यान देना चाहिए
कि वैदिक सभ्यता यानी आप एंशिएंट हिस्ट्री में विवाह व्यवस्था को पढ़े हों पहले कॉन्सेप्ट्स में, और आज वो कैसे चेंज हो गई है, तो फिर निष्कर्ष लिखते हुए भी आपको एक सकारात्मक निष्कर्ष, यानी ये नहीं लिख देना है कि भारत में विवाह व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, इसको बिल्कुल ठीक होने करने की जरूरत है, बल्कि ऐसा है परिधि पर थोड़ा सा दिक्कत है, परंतु केंद्र में देखेंगे तो आज भी भारत की विवाह व्यवस्था पे एक संस्कृति और एक वह सिद्धांत दिखाई देगा। परिधि भी हो सकता है चीजें मिलें। तो निष्कर्ष में आपने एग्जामिनर को क्या बताने की कोशिश की कि हाँ आपने सही पूछा है, पर मेरे विचार से केंद्र में आज भी विवाह एक संस्था ही है। तो ये जो पूरा अप्रोच होता है ना 360 डिग्री, इसको लेकर चला जाता है। तो ये अप्रोच लास्ट में आप पे काम भी आता है। और चूंकि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ाता हूँ और मेरे छात्र मेरे से पूछते भी रहते हैं कि सर, इसलिए मैं जो देख पा रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों में टेक्निकलिटी बढ़ी है, तकनीक बढ़ गई है, तो सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को पैराग्राफ्स में लिखने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू राइट सॉलिड पॉइंट्स, की वर्ड्स, तो उस पर काम करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे बेसिकली सर ने जो पॉइंट्स बोले उसमें ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि बेसिक थिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि बुलेट्स में लिखिए, उसमें आप फ्लो चार्ट्स यूज़ करिए, मैप्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए और स्कीमेटिक्स यूज़ करिए, तो वो टाइम भी सेव करेगा। और लाइक जब भी एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसको एक बिल्कुल प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है, एक प्रिपेयर्ड प्लेट मिल रही है, तो उसको ज़्यादा पॉइंट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो आप उसको एक प्रिपेयर्ड प्लेट दोगे तो वो फटाफट चेक करके पॉइंटर्स में he'll give you मार्क्स। तो प्रेजेंटेशन पर आप काम कर सकते हैं। और सेकेंडली जैसे सर ने बोला कि बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, टुवर्ड्स द कंक्लूजन हमें कोशिश करनी चाहिए हम थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें। मीन्स हम एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दे पाएँ कि हाँ इफ़ देयर इज अ प्रॉब्लम सो देयर इज अ सोल्यूशन एज वेल, या फिर हम कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द कंक्लूजन एक आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट शो करती है, तो दैट कुड बी डन। और जहाँ तक मुझे लगता है देयर कुड बी दो अप्रोच हो सकता है। जैसे पर्सनली मेरा अप्रोच होता है आंसर राइटिंग को लेकर, मैं कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि 2018 में आप अगर मेंस का पेपर देखोगे तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। उसके पहले वो पॉलिटी में पूछते थे कि आप 5 एडजेक्टिव्स बता दीजिए जो प्रियम्बल में प्रेजेंट है। अब वो पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो पूछते हैं कि आर्टिकल 21 को कैसे सुप्रीम कोर्ट इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्चुअलाइज कर रही है, या फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई सुसाइड रेट्स आर इन स्पेशली इन एडल्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। अगर ये सब क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी पूछ रहा है तो दे डिमांड कंटेंट भी, इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन। इवेलुएट करेगा एग्जामिनर तो वहाँ 0.5 मार्क्स भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। एंड टू गेट दोज 0.5 मार्क्स 1 मार्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन द कंटेंट। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट न्यूज़पेपर तो काफ़ी रिलेवेंट हो रही है, क्योंकि स्पेशली मैं द हिंदू का इंटरनेशनल एडिशन पढ़ता था, तो उसमें एक साइंस का पेज डेली आता है। ऐसे तो संडे एक साइंस का पेज आता है, बट अगर आप इंटरनेशनल एडिशन पढ़ोगे तो डेली एक साइंस का पेज आता है। उसमें छोटी छोटी जो वैसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो सोसाइटी के लिए रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एक निम्हांस की स्टडीज थी जिसमें उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि क्यों वुमेन की सुसाइड रेट्स बढ़ रही हैं, एडल्ट वुमेन की। इसमें कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन भी है। एग्जाम्पल भी दे रखा था कि मुंबई के कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में एक एडल्ट वुमेन ने सुसाइड किया ड्यू टू कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन। देन आफ्टर निम्हांस की स्टडी ये भी शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप है। देन आफ्टर लाइक मल्टीपल डायमेंशंस कवर्ड थे उसमें। सबसे लाइक डबल आयरनी वुमेन सफ़र करती है। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स उसमें दिए हुए थे और काफ़ी रिलेवेंट थे, जो हम थोड़ा फोकस करें तो हमें समझ में आए। बट अगर आप ये नहीं भी पढ़ो तो एग्जाम हॉल में इफ़ यू आर इंटेलिजेंट यू कैन थिंक अबाउट दैट कि ये चीज़ें होती होंगी, बट थोड़ा सा आप उनको रिलेवेंसी देते हो अपने कंटेंट का कि निम्हांस स्टडी ने ये पब्लिश किया, ठीक। या फिर ये एग्जाम्पल है जी कि मुंबई में इस मेडिकल कॉलेज में एक वुमेन ने सुसाइड किया। दिस इज नॉट जस्ट अ केस, ऐसे 100 केस इंडिया में हर टेक्निकल एजुकेशन में वुमेन के सुसाइड को लेकर रिपोर्ट हो रहा है। ये रिपोर्ट पब्लिश, तो ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि समवेयर योर कंटेंट इज बिट इनरिच्ड। फिर बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता कि आप पॉइंट में लिखते हो या पैराग्राफ में लिखते हो। पर्सनली आई थिंक मुझे बहुत पॉइंटर्स लिखने की हैबिट नहीं है। मेरा अप्रोच सिंपल रहता है कि एक बहुत ही अच्छा फ्लो होना चाहिए, एंड फ्लो ऐसे होना चाहिए कि सपोज फॉर एग्जांपल सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि मैरिज कैसे ट्रेडिशनली इंडिया में चेंज हो रहा है, एंड स्पेशली क्या अभी भी अपने रिचुअल
एस्पेक्ट्स को मेंटेन करता है कि नहीं, ठीक। तो उसमें ऐसा नहीं, रिचुअल एस्पेक्ट्स को तो हम एक्सप्लेन करते ही हैं जो अभी भी है, बट हम बहुत वाइडली जो ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल विलेजेस में जजमानी सिस्टम होता है जो कम्प्लीटली मैरिज से एसोसिएटेड है। अगर कोई सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो पढ़े भी होंगे। तो इफ यू राइट दोज थिंग्स कि जजमानी सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है, मैरिज इज नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, रादर एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक एवेन्यूज भी मिल रहे हैं, ठीक। और ये सब चेंजेस हो रहे हैं। न्यू चेंजेस क्या आ रहे हैं कि नाउ देयर आर सिंगल बेबी पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स, कि उन्हें हस्बैंड नहीं चाहिए, वाइफ नहीं चाहिए, दे आर रियरिंग देयर चिल्ड्रन, ओके। देन डिफरेंट डेविएशंस तो हो ही रहे, एलजीबीटी लाइक इंटरसेक्स मैरिजेज, लाइक दोज थिंग्स। तो आपको एक, या तो आप अपने कंटेंट पे बहुत काम करो, स्पेशली दोज थिंग्स विच आर वेरी रिलेवेंट इन न्यूज। स्पेशली अगर मैरिज की बात करें तो देयर इज अ केस, आई थिंक सुप्रीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस न्यूज में काफी दिनों से चल रहा था, एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन, क्योंकि वो उसके लीगैलिटी को पार्लियामेंट लॉ बनाया गया कौन, इसके बेसिस पर था। तो जितने भी मेंस के क्वेश्चंस होते हैं आइदर इन पेपर 1, कुछ स्टैटिक पोर्शन को छोड़ के, दैट आर मोस्टली करंट, दे हैव करंट अफेयर रिलेवेंसी, बट दे डिमांड स्टैटिक इंटरप्रिटेशन, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क टू हार्ड ऑन कंटेंट, बिकॉज अगेन दिस अ कंपटीशन। और अगर ये नहीं है, इफ समहाउ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, देन वर्क ऑन प्रेजेंटेशन, दैट्स क्वाइट रिवॉर्डिंग। क्योंकि 2022 के अटेम्प्ट में आई गॉट इन GS1 समवेयर 110 मार्क्स, बहुत अच्छा कंटेंट नहीं था, बट आई यूज्ड मैप, फॉर एग्जांपल कॉफी प्लांटेशन, आई थिंक रबर प्लांटेशन उन्होंने पूछा था, बट सबको मुझे नहीं आता एग्जैक्ट कौन कंट्रीज है, बट आई वाज एबल टू कंक्लूड कि इक्वेटोरियल रीजन में ही रबर का प्लांटेशन होगा, और कहाँ हो सकता है, ठीक। जितने भी कैश क्रॉप से मोस्टली, तो आई जस्ट मेड अ डायग्राम इक्वेटोरियल रीजन में जो जो कंट्री थे, इररिस्पेक्टिव, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे, कुछ तो कर ही रहे होंगे वो कंट्रीज, तो मैंने सबको डिमार्केट कर दिया उनके नाम को लिखकर कि हाँ जी ये रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। तो अगर आप ऐसे दिखाते हो, कंटेंट को भी और स्ट्रक्चर पे भी, दोनों पे काम करते हो, तो जीएस में आपके आंसर्स में बहुत मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। हाय सर, नमस्कार। मेरा नाम रंजीत राजू है और मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं वर्तमान में मुखर्जी नगर में रह के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे एक क्वेश्चन ये है कि जो व्याख्या और स्पष्टीकरण के लेकर मैं बहुत सारे बच्चे में डाउट होती है और स्पष्टीकरण में, क्योंकि वो कुछ और ही व्याख्या कर देते हैं, क्वेश्चन कुछ और डिमांड रहती है बट वो कुछ और कर पाते हैं। तो क्या उसमें क्या करना चाहिए हम सब युवाओं के लिए, जो बच्चे अभी जो एक्सपीरियंट है उसके लिए? आपने पूछा व्याख्या या विवरण, उसमें स्पष्टीकरण में प्रॉब्लम आती है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं पिछली बार इसको मिस कर गया पिछले क्वेश्चन में। एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करें आंसर राइटिंग, सब्जेक्टिविटी की। सब्जेक्टिविटी पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, जब आपकी पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट होती है कॉपी पे कि आप कैसे सोचते हैं। और आपको ये पता है कि परफेक्ट पर्सनैलिटी की नीड है। एक्चुअली दैट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। वो कोई ऐसा पढ़ाई तो है नहीं जहाँ आपको कोई डिग्री मिलेगा। अब दूसरी चीज़ इसमें समझते हैं कि राइटिंग क्या होती है। हम आंसर राइटिंग की बात करें, इट्स एन स्किल। अगर आप राइटिंग की बात करो तो राइटिंग एक स्किल है, यानी नॉलेज तो होनी चाहिए, बट बहुत कम लोग ऐसे आपने देखे। इसीलिए सिलेक्शन में कितने लोग फाइनल लिस्ट में आ रहे हैं? 900 सारे। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 10,000 लोग आए थे और जिन्होंने पेपर लिखा था उसमें से कोई भी किसी से कम नॉलेज रखता होगा अगर वो सिलेक्ट होके आए? लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि फाइनल राइटिंग जब चेक हुई, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग चेक हुई, तो बहुत ही कम लोग इंटरव्यू में गए? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब स्किल चेक की गई आपके थॉट प्रोसेस की कि आप कितना कॉपी में रिफ्लेक्ट कर पाते हो, वहां पर दिक्कत आती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं एक प्रोफेशन में हूं, मुझे पढ़ाना पड़ता है। हो सकता है चीज सभी को आती हो, विज्ञान आता बहुत से लोगों को है, लेकिन समझा कितने उस चीज को सामने वाले को पाते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने व्याख्या और स्पष्टीकरण पूछा, इसलिए मैं इसको स्पष्ट करके बता रहा हूं कि होता क्या है। ये मानकर चलिए एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, वो आपसे जानना चाहता है। पहली चीज तो हम प्रिजुडिस ये खत्म कर दें कि उनको कुछ पता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एकदम लेमैन जिसको साइंस नहीं आती उसको विज्ञान पढ़ाना है, असली हर्डल तब शुरू होगा, क्योंकि उनको तो विज्ञान का कुछ भी आइडिया नहीं है। अब आप उनसे कहो कि बल वह धक्का या खिंचाव है, वो कहेंगे क्या, मुझे तो नहीं पता ना। ठीक, तो यहां पर हर्डल शुरू होता है। आपसे जब प्रश्न पूछा गया
तो अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है तो जो कीवर्ड्स हैं उसको समझकर उसके विषय में बताइए, और इतना इन डेप्थ बताइए। और ये शब्द कहाँ से आता है, जरा थोड़ा पीछे चलते हैं लाइफ में। आप लोगों ने हिंदी तो सबने पढ़ा होगा, ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसने सामान्य हिंदी ना पढ़े। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। थोड़ा पीछे चलते हैं ना, ठीक है। और पीछे इसलिए चलते हैं कि यूपीएससी का सफर शुरू बहुत पहले से हो जाता है, इसलिए तो 6 to 12 की एनसीईआरटी दोबारा से पढ़ी जाती है, ठीक है। तो पीछे जब चलेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या, आप क्या लिखते हैं, प्रसंग, ये विषय वस्तु कहाँ से आई है, फिर कवि ने ऐसा क्यों कहा है, किस संदर्भ में कहा, और फिर आप लिखते हैं व्याख्या, इसका अर्थ क्या है। तो व्याख्या में वो अर्थ ही जानना चाह रहे हैं कि जो मैंने कहा है इसका अर्थ बता दीजिए कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है। पूरी नहीं भी हो फिर भी फैक्चुअल पॉइंट से वो बात सही होनी चाहिए। स्पष्टीकरण में वो आपसे सारे विषय बिंदुओं, यानी जितने सकारात्मक और कितना नकारात्मक, दोनों बिंदुओं को लिखते हुए बैलेंस करिए। मैंने अभी कहा था ग्रे अप्रोच, और अभी तक जितने मैंने बच्चे पढ़ाए हैं और जितना ट्रेंड किया है, मैं हमेशा ये कहता हूँ ग्रे अप्रोच लेके चलिए, फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पॉलिटिकल थॉट्स भी होते हैं। अब उनसे स्पष्टीकरण लिखने को कहेंगे तो मान लीजिए कोई राइट विंगर है तो वो तो कहेगा राष्ट्र, और कोई लेफ्ट विंगर है तो वो स्टेट से उसी चीज को बता रहा होगा, तो विरोधाभास होगा ना। ऐसे में थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करके ग्रे देखना पड़ता है। तो स्पष्टीकरण में बैलेंस रखना है, व्याख्या में इन डेप्थ बताना है कि ये विषय वस्तु ये थी, ठीक। सर और क्लेरिफाई कर देंगे चीज़ों को, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें मुझे लगता है जहाँ फोकस करनी चाहिए। सबसे पहले तो लास्ट में वो जो टैग ऐड करते हैं, आई थिंक वो सब लोग जानते हैं, लाइक क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज। इसमें तो आई थिंक टेक्निकल डिफरेंस है, आंसर्स का अप्रोच चेंज हो जाएगा, जहाँ वो पूछते हैं डिस्कस करने के लिए और जहाँ कमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कई क्वेश्चंस में उनके कमेंट होते हैं, जहाँ पर कमेंट होता है मीन्स आप अपना ओपिनियन बताइए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक, और अगर पूछा जाता है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन पे कमेंट कीजिए, तो मे बी पैन इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी बहुत अच्छे हो, बट हो सकता है कि कोई एक स्टेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर हो। तो आप किस पर्सपेक्टिव में उस पर कमेंट करना चाहते, इट्स कंप्लीटली ऑन यू, दोनों करेक्ट होगा। अगर पैन इंडिया के लेवल पे आप कमेंट करना चाहोगे तो आप लिखोगे कि इट्स क्वाइट गुड इन माय पर्सपेक्टिव, और कोई एक स्टेट तो बोलोगे कि इट्स नॉट क्वाइट इफेक्टिव, समवेयर ब्यूरोक्रेसी इज लैकिंग टू इम्प्लीमेंट। तो ये कीवर्ड्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, वो आपको हर जगह मिल जाएगी कि किसका क्या मतलब है, एंड आंसर उसी फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। बट बियॉन्ड दैट जो दूसरी चीज मैं आई थिंक समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे खुद के प्रैक्टिस में जब मैं 2021 में आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था, तो उस टाइम देखता था कि वो पूछते कुछ और थे, मैं लिखता कुछ और था। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे दिल्ली में छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं, तो जैसे हम सुनते हैं छोले भटूरे, हम लिखते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, ऐसे बनते वैसे बनते, बट पूरे पेपर 2 पेजेस में उनको नहीं बताते कि मिलते कहाँ पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम प्रोसेस में जब आप रियल में मेंस लिख रहे होते हो, वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रुक कर समझो कि एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है, मुझे क्या लिखना है, बिकॉज 8 मिनट 9 मिनट में आपको आंसर्स खत्म करने हैं। तो इसके प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे, जैसे 2023 का मेंस का जीएस पेपर 1 की बात करें, तो उन्होंने पूछा कि अब शहरीकरण के बढ़ने के कारण जो गरीब लोग हैं उनका मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। कमेंट आपको क्या लगता है, सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताइए। तो आप ना तो एक्सप्लेन करोगे शहरीकरण को, कि ज्यादातर लोग शहरीकरण के प्रोसेस को एक इंट्रोडक्शन में वो लिखना चाहेंगे कि शहरीकरण क्या होता है, बट इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए ना, वो क्वेश्चन के थीम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर वो पूछते हैं कि शहरीकरण से मार्जिनलाइजेशन होता है, तो ये नहीं इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि शहरीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शहर विकसित होता है और मतलब जो भी इकोनॉमी है एक्सपेंशन होता है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इंट्रो में आपको ये बताना पड़ेगा कि मुंबई जैसे शहरों में, और केवल मुंबई नहीं, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ही जब शहरों का विकास हुआ तो वहां पर झुग्गी झुपड़ियों का भी विकास हुआ।
तो जब ये इंट्रो लिखते हो तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक सेंस में बात कर रहे हो। तो इंट्रोडक्शन, लोग तो बताते हैं कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखिए। बॉडी में बहुत डिस्कशंस होते हैं कि बॉडी कैसे लिखना है, बट इंट्रोडक्शन लिखना कोई नहीं सिखाता। वो बस बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन कुछ फैंसी सा होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक इट शुड बी। आपका एक एग्जामिनर आपके कॉपी को देखकर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ेगा उस आंसर को देखकर, और उसको लगेगा कि इंट्रो में इसने बहुत रिलेवेंट बातें की है जो एग्जैक्ट पूछा गया है। और जैसे ही आप बॉडी में इंटर करते हो तो बॉडी में आप एकदम ही बात टू द पॉइंट आप कीजिए कि कैसे कैसे शहरीकरण हो रहा है। तो कैसे, तो जैसे कि इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा था बॉडी में, कि एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी कि एक सीईओ जो 1 साल में पैसा कमा रहा है, डोमेस्टिक हेल्प को 22,000 साल लगेंगे उतना पैसा कमाने में। जस्ट एक एग्जाम्पल, एक ऑक्सफैम रिपोर्ट का स्टेटमेंट पूरे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया कि मींस ऐसा शहरों में हो रहा है। तो मेरा कमेंट तो है कि मैं आपकी इस स्टेटमेंट से अग्री करता हूं, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने बॉडी में ओल्गा तेलिस केस को कोट किया। तो ऐसा नहीं है कि GS2 को आप GS1 में कोट नहीं कर सकते, ऑप्शनल को नहीं कर सकते। मैंने सोसाइटी के क्वेश्चन में, चूंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था तो उसमें सोशियोलॉजी का बहुत सारा पोर्शन हमें पढ़ना होता है, मैंने खूब कोट किया। MS श्रीनिवास को कोट किया, उनके स्टडीज को कोट किया। तो कोई लिमिट नहीं है। हाँ, बहुत टेक्निकल मत होइए कि वहाँ के स्टडीज को, बट जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल स्कॉलर्स जो बहुत फेमस है, MS श्रीनिवास, BR अम्बेडकर, सभी जानते हैं लगभग, तो आप उनको जरूर लिख सकते हैं। तो उसमें फिर मैंने लिखा ओल्गा तेलिस केस कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब गरीबों को वहां से आप हटाइए तो इंश्योर कीजिए कि उनकी लिवलीहुड प्रोटेक्टेड हो। तो इस तरह से जब आप एग्जामिनर को कंटेंट देते हो और रिलेवेंस देते हो कि एग्जैक्ट आप जो पूछ रहे हो मैं वही बता रहा हूँ, एंड नॉट जस्ट इन बॉडी, फ्रॉम इंट्रो टू कंक्लूजन, तो फिर आपके मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होते हैं। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया था, तो लाइक मेरे पास इतना कंटेंट पे वर्क करने का तो टाइम नहीं था, क्योंकि आई वाज वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन, आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज एज वेल। तो मैंने एक चीज़ करी, जैसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को बाइफरकेट कर लेना है कि कहना क्या चाहते हो। फिर जब मतलब जैसे प्रॉब्लम ये होती है आंसर राइटिंग में कि जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो जो पूछ रहा है उसमें नैरो सोच रहे हैं। जैसे शहरीकरण यदि आया तो हम अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने पैराडाइम को बहुत नैरो कर लेंगे और शहरीकरण के ही आसपास ही घूमेंगे कि शहरीकरण की थोड़ी बातें बता दी, फिर उसके कुछ प्रॉस कॉन्स बता दिए। बेसिकली शहरीकरण को किससे अटैच करके क्वेश्चन पूछा गया वो मिस हो जाता है। तो उसको हमको ध्यान रखना है कि हम लोग जो सोच रहे हैं ना उसका एम्बिट बड़ा रखें, एक जनरल पार्लांस में उस क्वेश्चन को सोचना है। जैसे मैं क्या करती थी, जब भी क्वेश्चन देखती थी और मुझे नहीं आता, मान लो वो क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या है, तो मैं उसको डिफरेंट पैराडाइम से सोच रही थी कि सोशली क्या हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, एथिकल पर्सपेक्टिव में या IR के पर्सपेक्टिव में, जस्ट टू गेट इन पॉइंट्स कि एक्चुअली मेरा बॉडी में कंटेंट क्या जाने वाला है। तो जब आप ऐसे सोचते हैं तो एक 360 डिग्री का व्यू आ रहा है आपके आंसर में। आपका आंसर में आपकी नोट्स कॉपी का वो शहरीकरण नहीं चाहता एग्जामिनर, वो आपको एज एन ऑफिसर या एज अ ब्यूरोक्रेट देखना चाहता है कि वो कितना हॉलिस्टिक वे में सोच रहा है। तो ये हॉलिस्टिकली आप सोच सकते हैं जब आप आंसर को ये सोच के ना चलें, जब क्वेश्चन को पढ़ें कि ये टॉपिक इस नोटबुक से आया है या इस सब्जेक्ट से आया है। जैसे सर ने बोला कि GS2 को यूज कर सकते हैं GS1 में, तो दैट्स ट्रू। उसको बहुत लिबरल होके पढ़ना है, एक लिबरल होके एक आंसर देना है। डजंट मैटर्स कि उसका कंटेंट आप कहाँ से ला रहे हो, GS1 से ला रहे हो कि GS3 से। तो इस तरीके से यू विल गो विद बोथ द थिंग्स, दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं आंसर में। फॉर एग्जांपल सोसाइटी के जितने भी इस बार क्वेश्चंस थे विमेन इशू को लेकर, मैरिज को लेकर, वहाँ पर भी मैंने सुप्रियो वर्सेस इंडिया को कोट किया, यूनियन ऑफ इंडिया को। यहाँ पर ओल्गा तेलिस वर्सेस यूनियन ऑफ BMC, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस है। तो वहाँ से मैंने पिक करके GS1 में बहुत सारे रिलेवेंट पॉइंट उनको दिए कि ये चीज़ें हैं, आंसर्स को जस्टिफाई करते हैं। तो डोंट लिमिट कि हाँ मुझे केसेस एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज कर। प्लस ये चीजें आपके माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करती है कि यू आर नॉट, आप एकदम से एक बाउंड्री में नहीं हो, एक पैटर्न में नहीं हो। जहाँ भी जो चीजें एप्लीकेबल है, रिसोर्सेस एप्लीकेबल है, आप अपने रिसोर्सेस को बियॉन्ड द पेपर यूज कर रहे हो डिफरेंट पेपर्स में। तो इस तरह से अपने होराइजन्स को, और ये डेफिनेटली इट कम्स विद प्रैक्टिस। आप डायरेक्ट बिना आंसर लिखे, बिना पढ़े आप बैठ जाओ मेंस में, नहीं हो पाएगा इतना, बिकॉज 7-8 मिनट में आपको सोचना होता है, लिखना होता है, एवरीथिंग यू हैव टू डू फॉर आंसर। तो उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए बिफोर द मेंस। दैट मीन्स दोनों लोग, एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, दोनों लोगों को कंक्लूड कर देता हूँ, सर लोगों का, सर और मैम का।
इंटरडिसिप्लिन अप्रोच रखिए। एक सब ये कहना चाह रहे हैं सर, कंक्लूड है ये। इंटरडिसिप्लिन मतलब 360 डिग्री अप्रोच, एक विषय दूसरे विषय में इस्तेमाल और उपयोग हो सकता है। सिंपल सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। एआई भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। एलेक्सा वगैरह घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्लासरूम में भी आपको बताया जाता है कि अंतर संबंध हो सकता है मानव के साथ, रोबोट का, मशीन है तो क्या हुआ, ठीक है। तो भविष्य में समाज प्रभावित होगा। अब देखिए जा रहा है ना सोसाइटी में, और एक सिरा इसका कहाँ है, विज्ञान में मिलेगा, टेक्नोलॉजी में, उपयोग में। तो इस तरीके से पढ़ने की बात है, सो बैलेंस करके पढ़ना। दैट्स इट। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन नेहा मैम से है कि क्वेश्चन को तार्किक कैसे लिखें, उसको अर्थपूर्ण खंडों में कैसे लिखें, लॉजिकल फ्रेगमेंटेशन क्वेश्चन का हम कैसे करें। मैंने पहले बोला था कि बाइफरकेट करो जब क्वेश्चन यू आर रीडिंग, तो आप कीवर्ड्स को पकड़िए और बाइफरकेट कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन किस किस सेगमेंट में जाने वाला है, क्या क्या ये पूछ रहा है। फिर लॉजिकल सोचने का एक जो मुझे लगता है, जो मैंने अप्रोच अपनाई थी, कि जो पहले मैं क्या करती थी, जैसे सर ने बोला ना कि शहरीकरण, तो मैं भी ऐसे ही लिखती थी कि दिल्ली में छोले भटूरे कहाँ मिल रहे हैं, तो छोले भटूरे की बात की है मैंने, और कंक्लूजन में बताऊंगी एक लाइन में कि दिल्ली में छोले भटूरे यहाँ मिल रहे हैं, तो मुझे फिर कंक्लूजन का ही 1 मार्क मिलेगा उस 10 में, बाकी मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आंसर में वो था ही नहीं। तो लॉजिकल होने का सबसे सीधी बात है कि पहले तो 360 डिग्री में सोचना है। एक मीन्स डोंट थिंक लाइक अ स्टूडेंट, लाइक जो हम लोग क्लास 12th में करते हैं या अपने ग्रेजुएशन में करते हैं कि हम पेजेस भर के आते हैं और हम जो पूछा गया वो बता दिया, कॉपी के उस पेज से आया था, या वो क्रैम है दिमाग में, बिल्कुल रटा हुआ था, लिख दिया। नहीं, एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह सोचना है कि अच्छा यार ये इशू है तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसको क्या, जैसे एआई का ही क्वेश्चन है कि एआई से सोसाइटी में लिंकेज है, एआई से एथिक्स में लिंकेज है, एआई से जो छोटे बच्चे हैं उनकी रेयरिंग में लिंकेज है कि कैसे चाइल्ड रेयरिंग इफेक्ट हो रही है, एआई कैसे उनको इफेक्ट कर रहा है। तो मीन्स इस तरीके से आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा, या जब भी आप खुद पढ़ेंगे इसको तो आप इसको अलग अलग ही पढ़ेंगे। ऐसे तो कोई भी नोटबुक नहीं है या कोई भी क्लासरूम नोट्स नहीं है जहाँ पर इस आंसर को ऐसे बता दिया जाएगा कि एआई में ऐसे ऐसे लिंकेजेस हैं। वो तो आपने डिफरेंट जगह वो चीज़ पढ़ी है। अब आपको एक प्रॉपर नहीं, जैसे हमारे पास किचन में हमारे पास सारे मसाले हैं, लेकिन हमें आपको सारे मसाले प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उन मसालों को यूज़ करके अब एक डिश बनानी है। तो वो जब आप एक प्रॉपर डिश बनाएंगे उस मसालों को सही सेगमेंट में यूज़ करके कि कौन सा कितना लेना है कहाँ से, तो वो एक लॉजिकल फ्रेमिंग में आंसर होगा। और ये जो आंसर राइटिंग है, ये मतलब सर की बात फिर रिपीट करूँगी कि ये सोच कर नहीं होगी, मतलब लॉजिकल फ्रेमवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा आंसर किस लेवल पर है, उसके लिए मुझे लिखना तो पड़ेगा। और आई वुड से कि लॉजिक, मतलब जो ये चीज़ मेरे लिए काम की कि मैं रोज़ एक आंसर प्रैक्टिस करती थी। तो मतलब मेरा जो प्रिपरेशन ईयर था 2022, तो मैंने इसमें रोज़ एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है, अलॉन्ग विद मंथली टेस्ट करती थी मैं। तो इससे क्या हुआ कि जब मैं प्रीलिम्स के बाद, आई वाज नॉट श्योर कि प्रीलिम्स हो रहा बहुत डाइसी होता है, तो आई वाज नॉट श्योर टिल द लास्ट डे। तो मैंने जो मेंस के प्रॉपर 20 आंसर लिखने होते 3 आवर्स में, वो मैंने प्री के बाद ही लिखना शुरू किया। बट मुझे तब ये डर नहीं था कि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे आंसर लिखना नहीं आता, क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चों को ये फियर होता है, वो पढ़ते तो रहते, मतलब उनके पास बहुत अच्छा कंटेंट होगा, आप बोलिए कि आप मुझे टॉपिक समझा दो तो दे कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल, बट जब लिखने की बात आती है तो उसको कंसाइज करके 2 पेजेस में लिखना इज अ डील। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना इज इम्पॉर्टेंट, और लॉजिकल फ्रेमवर्क भी उसी से साइमल्टेनियसली डेवलप होगा, व्हाट आई थिंक इज। मैं ऐड समथिंग टू इट। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब मैं पेपर देखता था PYQ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत कम टेस्ट सीरीज दिया, कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नहीं दिया। लेकिन आप मुझसे पूछो तो मैंने PYQ लगभग 2000 आई थिंक 5 के बाद से सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे मेंस के। तो मुझे एक सेंस समझ में आने लगा कि हर क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, बिकॉज जब आप सिलेबस को रेफर करोगे, जो हमारा नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें वो पहले ही लिख देते हैं कि मेंस में हम आपसे क्या चाहते हैं, इंटरव्यू में हम आपसे क्या चाहते हैं, उसमें लिखा होता है कि मेंस में वो क्या चाहते हैं। आप पढ़िएगा, एक पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि लॉजिक आपका दिखना चाहिए, बैलेंस अप्रोच आपका दिखना चाहिए, कंटेंट पे मार्क्स मिलेंगे, नॉट मेयरली राइटिंग 2 पेजेस आंसर, कंटेंट की रिलेवेंसी होनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हर क्वेश्चन का एक इमोशनल डिमांड होता है, एंड दैट डिमांड वेदर इट इज आस्किंग योर अवेयरनेस कि आप इस करंट अफेयर है, सपोज कोई इशू है न्यूज में, आप अवेयर हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल
पेपर 3 का आप क्वेश्चंस देखो तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें वो पूछेंगे, फॉर एग्जांपल इस बार इन्होंने पूछा कि बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रीज जो कि एनर्जी डिफिसिट कंट्रीज है, जहाँ पर फ्यूल क्राइसिस है, ठीक। तो इसमें आप लॉजिक क्या दे पाओगे? बहुत, आई थिंक दे आर आस्किंग अवेयरनेस। लॉजिक उन्होंने तो पहले ही बता दिया कि लॉजिक ये है कि क्राइसिस कंट्री है, एनर्जी क्राइसिस कंट्री है, एंड उसमें माइक्रोब्स का रोल है, आप बताओ कैसे, ठीक। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप क्या लिख पाओगे कि कुछ बैक्टीरिया है, कुछ ईस्ट है, उसको यूज कर लेंगे। 4 लाइन से ज्यादा आप नहीं लिख पाओगे, ठीक। फिर आप क्या करना चालू करोगे? फिर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स लिखना चालू करोगे। फिर उसमें आप बायोफ्यूल्स क्या होता है, क्या जनरेशन, आर दे आस्किंग दिस? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर दे आर आस्किंग अवेयरनेस। उसमें आप बैक्टीरिया के नाम लिखिए कुछ। फॉर एग्जांपल एसिटोबैक्टर नाइजर है जो एसिड प्रोडक्शन में यूज होता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, एक ईस्ट है जिसका प्रोडक्ट अल्कोहल में यूज होता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स जब आप पढ़ते हैं तो हम पढ़ लेते हैं कि माइक्रोब्स को यूज करेंगे, एंड देन आफ्टर हम पढ़ लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे। बट कौन ऑर्गेनिज्म? कुछ नाम तो आपको पता होना चाहिए, तब तो आपका कम से कम 2 में 1.5 पेज का आंसर जाएगा। So they are asking awareness. Second thing, somewhere they ask completely logic, especially the GS4. That's mostly based on logic. अब हाँ ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है एंड देन आफ्टर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आप रट लो। Basic definition you need, basic understanding you need for ethics paper. But beyond that, they need a kind of a little bit of philosopher inside you who have logical capacity with respect to ethical dilemma, ethical situations. जैसे कि एक क्वेश्चन इस पर बहुत प्यारा सा था, उन्होंने पूछा था कि क्या हमें लॉ की नीड है, ठीक। सेल्फ जो हमारा कंसाइंस है वो क्यों नहीं हमें गाइड कर सकता, ठीक। तो इसमें है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, बट आपका लॉजिक बहुत मायने रखता है यहाँ। कैसे? मैंने एक बार महात्मा गांधी को पढ़ा था, तो उन्होंने इनलाइटेंड अनार्की की बात की थी कि अगर हम लोग सब लोग ट्रूथफुल हो जाए, सब लोग एकदम से इनलाइटेंड हो जाए, ठीक, तो हमें लॉ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा कंसाइंस ही कुछ गलत करने को अलाउ नहीं करेगा। यू गेटिंग? तो ऑब्वियसली अगर कंसाइंस सब में प्रिवेल करे, एक सुपीरियर कंसाइंस, तो लॉ की नीड ही नहीं है। बट क्या लॉजिकली पॉसिबल है किसी भी सोसाइटी में? अब तक तो नहीं देखा गया। इवन जो प्रिमिटिव सोसाइटीज है वहाँ भी क्राइम्स है, वहाँ भी इश्यूज है। जो ट्राइबल सोसाइटीज है वहाँ भी बहुत सारे एडिक्टिव बिहेवियर्स है। तो पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए लॉ तो बहुत दिन तक अभी रिलेवेंट रहने वाला है। इनलाइटेंड एनार्की तो आने वाला नहीं है इसको। फिर लेकिन हाँ, एक डायरेक्शन में हम लोग, अब यहाँ लॉजिक आ रहा है कि एक डायरेक्शन में हर इंडिविजुअल अगर सोचना चालू करे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था कि हम लॉ बनाते हैं कि फार्मर्स को पनिश किया जाए फॉर द स्टबल बर्निंग। बट अगर फार्मर्स में हम इतने कैपेबल हो एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा सोसाइटी कि फार्मर्स में ये कॉन्शियसनेस लाकर एटीट्यूड चेंज कर दे कि दिस इज हार्मफुल, तो क्या हमें कोई लॉ की नीड है? नहीं है। तो रिलेवेंसी है, नॉट यूनिवर्सल, लेकिन कहीं कहीं तो बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल इन दैट केस, तो यहाँ पर आप बैलेंस भी कर रहे हो, ठीक। बट हर टाइम जब भी आप आंसर को बैलेंस कर रहे हो, डूइंग विद अ लॉजिक। तो 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक जगह कंटेंट की डिमांड है जहां पर आपका नॉलेज आपको काम आएगा, दूसरी तरह वो बता देंगे चीजें ये है, क्या आप में लॉजिकल वे से आप किस चीज को जस्टिफाई करते हो। तीसरा इनका ओपिनियन क्वेश्चंस होता है। फॉर एग्जांपल स्पेशली GS2 के क्वेश्चंस, जिसमें वो पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक या व्हाट इज योर ओपिनियन। तो हियर दे आर नॉट डिमांडिंग योर लाइक बहुत ज्यादा नॉलेज, ऑब्वियसली एक बेसलाइन नॉलेज चाहिए। बिकॉज इफ दे आर आस्किंग द SEO रिलेवेंस या SEO में जो इशूज है क्या इंडिया उसको सॉल्व कर सकता है, व्हाट इज योर ओपिनियन, ठीक। तो नॉलेज तो चाहिए, पता होना चाहिए कि SEO क्या है, उसका मैकेनिज्म्स क्या है। बट इसमें क्या है, जहां पर आपकी ओपिनियन पूछ रहे हैं तो आप एक साइड ले सकते हो कि हाँ कर सकता है इंडिया, या एक साइड बता सकते हो कि नहीं जी पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल इस बार नाटो का पूछा था उन्होंने कि नाटो और जो यूरोप का टाइज स्ट्रेंथन हो रहा है इन द कमिंग डेज, तो क्या उससे इंडिया को इशूज है, इंडिया को कैसे लेना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है? इंडिया को इसको गुड वे में लेना चाहिए, बैड वे में? मुझे लगा ये बैड वे में, इंडिया के लिए यूजफुल मतलब हार्मफुल है ये। बिकॉज फिर मैंने लॉजिक से बताया कि कैसे हार्मफुल है, क्योंकि इंडिया कभी भी अलायंस सिस्टम में जा ही नहीं सकता, और ये एक अलायंस सिस्टम का पार्ट है। बिकॉज पूरा नाटो एक सिक्योरिटी अलायंस सिस्टम है। इंडिया के खुद के सुपर पावर के एम्बिशंस है। तो दीज आर द टेक्निकल नॉलेज, बेसलाइन नॉलेज यू नीड, जिसके बेसिस पर आप डिडक्ट कर सकते हो कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। एग्जामिनर को लगता है कि आपका नॉलेज सही है,
वहां पर आपका एक्सप्रेशन सही है तो मार्क्स देगा, क्योंकि वो ओपिनियन ना तो गवर्नमेंट को देने वाला है यूपीएससी, उस ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, बट दे आर आस्किंग योर एटीट्यूड टुवर्ड द क्वेश्चन। ठीक, तो ये 3 चीजें आपको फाइंड आउट करना होगा कि हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या डिमांड है। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं? हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानियां सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो 2 कोचिंग्स और मान गई हैं, KSG-IAS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSG-IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।